हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और ये सब अब आपको पता है कि लद्दाख में एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जिसे कथाकथित तौर पे कहा गया कि एक जेनजी प्रोटेस्ट है। कुछ मांगे सामने आई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा इस प्रोटेस्ट को लीड करता हुआ हमने देखा, और उस चेहरे को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। अगर आपने थ्री इडियट मूवी देखी है तो रणछोड़ और दास चांचर जो था, रेंचो जो था, उनका जो किरदार, जिस किरदार से वो मिलता जुलता था, वो सोनम वांगचुक। तो इनका नाम बार बार इस प्रोटेस्ट में लिया जा रहा था। एक वो ट्रेंड, एक नया शब्द जो पिछले बार नेपाल के प्रोटेस्ट में यूज लिया जा रहा था, जिसे हमने कहा था जेनजी प्रोटेस्ट, वो जेनजी प्रोटेस्ट के नाम से इस प्रोटेस्ट को भी कहा गया। क्या मांगे थी, क्यों ये प्रोटेस्ट हुआ, क्यों 4 लोगों की जाने गई, क्यों 50 से ज्यादा अधिक लोग घायल हुए, क्यों लद्दाख में बड़ी ही मात्रा में जान और माल दोनों की हानि हुई, बीजेपी कार्यालय को निशाना बनाया गया, सीआरपीएफ की एक वैन को निशाना बनाया गया, पुलिस की गाड़ियों पे पथराव किया गया, क्यों हजारों लोग लद्दाख की सड़कों पर थे। आखिर क्या मांगे थी, और ऐसा कौन सा कारण था कि पिछले काफी समय से चलते आ रहे इस प्रोटेस्ट ने अचानक इस तरीके का रौद्र रूप धारण कर लिया। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई लद्दाख में क्या हुआ था। लद्दाख में, जैसा कि आप सबको पता है कि लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूनियन टेरिटरी है। 2019 से पहले आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये एक राज्य का हिस्सा थे, लेकिन बाद में दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख बना दिया गया। लद्दाख, अगर आप एरिया वाइज देखो तो भारत की बहुत बड़ी एक यूनियन टेरिटरी है, बहुत बड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश है। और सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप पाओगे सामरिक दृष्टि से भी लद्दाख बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई क्यों लद्दाख महत्वपूर्ण है? अगर आप लद्दाख को ध्यान से देखोगे तो लद्दाख में आपको 3 देशों की इंटरनेशनल बाउंड्री देखने को मिलती है। लद्दाख की बाउंड्री पाकिस्तान के साथ आपको देखते हुए मिलेगी, लद्दाख की बाउंड्री अफगानिस्तान से आपको देखने को मिलेगी, और लद्दाख की बाउंड्री चाइना से भी आपको देखने को मिलती है। तो स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लद्दाख बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ही। उसकी बात अगर हम बात करें जोग्राफिकली तो आप लद्दाख को पाओगे ये कोल्ड डेजर्ट है। और क्यों कोल्ड डेजर्ट है? क्योंकि ये रेन शेडो जोन में पड़ता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है हिमालय के, जिस कारण यहाँ पे वर्षा कम होती है। और ऐसे इलाके जहाँ पे वर्षा कम होती है हम उन्हें क्या कहते हैं? रेगिस्तान कहते हैं। तो लद्दाख क्या है, लेह लद्दाख क्या है? एक ठंडा मरुस्थल है, एक ठंडा रेगिस्तान आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, और कुछ चीजों की बात कर लेते हैं लद्दाख में एंट्री करने से पहले, इस प्रोटेस्ट में जाने से पहले। तो लद्दाख में अगर आप देखोगे तो आपको दो दो जगह आपको देखने को मिलेगी। एक आपको देखने को मिलेगा कारगिल, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा लेह। कारगिल के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कारगिल युद्ध के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर आप डेमोग्राफी की बात करें तो डेमोग्राफी में आप पाओगे जो कारगिल वाला इलाका है वहां पे मुस्लिम बाहुल्य वो क्षेत्र है। इसके अलावा जो लेह वाला जो इलाका है वहां पे आप पाओगे बुद्धिस्ट लोग ज्यादा रहते हैं। जम्मू कश्मीर में भी अगर आप देखोगे, स्पेशली कश्मीर वैली में अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे भी कौन सा इलाका आपको देखने को मिलेगा? वो भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। तो कारगिल और कश्मीर के बीच में आप क्या देखने को मिल रहा है? एक रिलीजियस कनेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये जेंजी शब्द क्या है? तो जेंजी जो नई जनरेशन है उसको उनका उद्बोधन जिस तरीके से आप कर सकते हो, मिलेनियम जेंजी, ये आपने सुना होगा। तो नई जो जनरेशन है उसके लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? जेंजी का प्रयोग करते हैं। ये शब्द पॉपुलर हुआ नेपाल प्रोटेस्ट के बाद, जहां पे हमने देखा कि नेपाल में युवकों ने, युवतियों ने क्या किया? सड़क पे आए, प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन में इन जेंजी लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए आप पाओगे क्या किया? पूरे देश की सरकार, आपको पता होगा केपी ओली साहब को देश छोड़ के भागना पड़ा और नई सरकार बनी। तो बिल्कुल वैसा ही एक नाम दिया गया इस आंदोलन को। ये कहा गया कि पूरा का पूरा लद्दाख सुलग रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं था कि पूरे लद्दाख में ये आंदोलन था, कुछ जगह लद्दाख में आंदोलन था। ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ? तो हमने जैसे देखा कि 2019 में ये हुआ कि जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और लद्दाख जो है वो अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख
और जम्मू कश्मीर दोनों को ये कहा गया था कि भाई कुछ समय बाद आपको क्या दे दिया जाएगा, एक राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। लद्दाख से कुछ इस तरीके से बात हुई थी सरकार की। अच्छा, अब ये लोग क्या मांग कर रहे हैं, ये लोग मांग कर रहे हैं कि अब आपने जो हमसे वादा किया था कि आप हमको क्या दे दोगे, केंद्र शासित प्रदेश से हम लोग किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, राज्य में परिवर्तित हो जाएंगे, तो हमें राज्य का दर्जा दो, हमें स्वायत्तता दो। भाई क्या कश्मीर को स्वायत्तता मिली? तो आप देखोगे कश्मीर में क्या बनी है, विधानसभा बनी है, वहां पे मुख्यमंत्री हैं, अब्दुल्ला साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं, और वहां पे खुद की क्या है बन गई है, लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई है। क्या लद्दाख के पास ऐसा कुछ सिस्टम है? नहीं, लद्दाख के पास लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, और वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, गवर्नर देखने को मिलेगा, जो किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इन लोगों की मांग क्या है, लद्दाख के निवासी ये चाहते हैं कि इन्हें क्या मिले, स्टेटहुड मिले, इन्हें क्या बन जाए, एक राज्य बन जाए। पहली इंपॉर्टेंट मांग तो है ये। दूसरी इंपॉर्टेंट मांग क्या है कि हमें 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। अब क्या है स्टेटहुड, कैसे केंद्र शासित प्रदेश एक राज्य बनता है, क्या है ये 6 शेड्यूल, आइए हम लोग जानते हैं इस सेशन में। उम्मीद करता हूं कि जो प्रस्तावना है इस पूरे प्रोटेस्ट की, ये मैंने आपको दे दी है कि जेंजी प्रोटेस्ट इसको कहा गया। बार बार एक नाम आप देखोगे, सोनम वांगचुक आपको देखने को मिलेगा, लिखा हुआ लद्दाख वायलेंस, सोनम वांगचुक मिसलीड पीपल बाय सिटिंग अरब स्प्रिंग नेपाल जेंजी प्रोटेस्ट सेंटर। तो केंद्र ने कहा कि नेपाल में जिस तरीके से जेंजी प्रोटेस्ट हुए, अरब स्प्रिंग जैसे शब्दों का प्रयोग किसने किया है, सोनम वांगचुक ने किया है। दूसरा न्यूज़पेपर के हेडलाइन आप ध्यान से देखोगे, ये आगे आप पढ़ोगे भी इसको, ये कौन है, ये कांग्रेस के काउंसलर है। आप जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में जिनको पार्षद कह देते हैं, तो इनके हाथ में वेपन है, वेपन इन हैंड। बीजेपी क्लेम कांग्रेस काउंसलर इंस्टिगेटेड लद्दाख जेंजी प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक रिएक्ट्स। ठीक है, हालांकि सोनम वांगचुक ने आगे जाके इस बात को ये कहा कि जब कांग्रेस के जो काउंसलर हैं वो लद्दाख में देखे गए और उनके हाथ में क्या थे, वेपन्स थे, तो बीजेपी ने पलटवार किया कि कहा कि देखो कांग्रेस यहाँ पे क्या करा रही है, दंगा करा रही है। तो सोनम वांगचुक ने कहा कि कांग्रेस के बुलाने पे हो सकता है लद्दाख में 5,000 लोग भी इकट्ठा ना हो, तो कांग्रेस का बहुत ज्यादा दबदबा कहाँ पे नहीं है, लद्दाख में नहीं है। हालांकि उसके बावजूद भी आप पाओगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस था उसको जला दिया गया। ठीक है, ये आप देख रहे हो सीआरपीएफ की जो वैन है इसको जलाया गया है, और ये स्ट्रेटहुड प्रोटेस्ट टर्न इनटू वायलेंट, ये बीबीसी की खबर आप देख रहे हो। ये अल जजीरा ने लिखा है कि ब्लडीएस्ट डे हाउ जेंजी प्रोटेस्ट वेव हिट इंडियाज लद्दाख किलिंग 4। तो बार बार आप देख रहे हो कि जेंजी जेंजी जेंजी, एक प्रोटेस्ट को एक नाम दिया जा रहा है जेंजी। आपको पता होगा नेपाल के बाद हमारे यहाँ पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने भी इस शब्द का प्रयोग किया था कि भाई हमारे देश का जेंजी कब जागेगा। जो उन्होंने वोट चोरी का इल्जाम लगाया था उसके लिए कहा था कि जेंजी जागे तो क्या हो पाए, ये सारी चीजें हो पाए। हालांकि आपको पता ही है उस वोट चोरी का जो मुद्दा रहा उस पर आगे क्या चीजें हुई, तो ये प्रस्तावना बनी। और ये कल की खबर है कि डे आफ्टर लद्दाख वायलेंस गवर्नमेंट कैंसिल एफसीआरए लाइसेंस ऑफ वांगचुक्स एनजीओ। जो एनजीओ थे वांगचुक साहब का, इनका लाइसेंस क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। एक चीज और मैं आपको से अभी कह देता हूं कि बिना चीजें जाने, बिना न्यूज को समझे आप किसी को भी आप कुछ ना कहें। सोनम वांगचुक, अगर इनकी आप हिस्ट्री देखोगे, इनकी लीगेसी आप देखोगे, तो आप पाओगे यस इज अ रिनाउंड साइंटिस्ट, ये पर्यावरणविद भी हैं। इन पे हमने 3 इडियट्स मूवी बनाई, तो आप समझ सकते हो कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी रही होगी। हमारे देश की सेना के लिए बहुत सारे नए इनोवेशन इन्होंने करके दिए हैं। तो शुरुआत से अपना दिमाग में ये मत बैठा लेना कि साहब इनकी वजह से क्या हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है। ये प्रोटेस्ट की कहानी शुरू होती है सोनम वांगचुक से। कैसे शुरू होती है, सोनम वांगचुक 10 सितंबर को एक हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं, और इन्होंने कहा कि साहब मैं 35 दिन तक हंगर स्ट्राइक करूंगा। और क्या ये अकेले बैठे थे? नहीं, इनके साथ 15 लोग और उस हंगर स्ट्राइक पे बैठे। आप देखोगे जैसे जैसे समय बीतता गया, उनमें से 2 लोगों की तबीयत क्या हुई, खराब हो गई। और जैसे 2 लोगों की तबीयत खराब हुई, तो धीमे धीमे लोगों ने क्या करना शुरू किया, सोशल मीडिया के से ये सरकार तक बात पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। जब प्रोटेस्ट की बात सरकार तक पहुंची तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बैरिकेडिंग की गई, और ये कोशिश की गई इसकी कि भाई किसी भी जान और माल को हानि ना हो। जब बैरिकेडिंग हुई और ज्यादा भीड़ जमा हो गई, तो ये जो प्रोटेस्ट है ये किस में तब्दील हो गया, एक हिंसात्मक प्रोटेस्ट में तब्दील हो गया, जहां पे 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कुछ 50 से 60 लोग क्या हो गए, इसमें घायल हो गए। तो चलिए इसको जानते हैं, समझते हैं लद्दाख आंदोलन और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। पहले तो इसको समझ लेते हैं कि साहब लद्दाख जो आंदोलन है इसकी 2 मुख्य मांगे हैं। कौन कौन सी? एक तो फुल स्टेटहुड और संविधान के 6 शेड्यूल में लद्दाख को शामिल करना। तो अगर आप
यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 6 शेड्यूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लद्दाख की लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और कैसे एक केंद्र शासित प्रदेश एक राज्य में परिवर्तित होता है ये हमको जानना जरूरी हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आंदोलन के केंद्र बिंदु, भाई आंदोलन को ये तो समझे यहाँ पे मांगे क्या है, तो मुख्य रूप से आपको यहाँ पे जो मेन डिमांड है वो तो 2 डिमांड है, लेकिन टोटल आपको 4 डिमांड आपको देखने को मिलती हैं। मेन 2 डिमांड कौन कौन सी हैं कि भाई पूर्ण स्टेटहुड और छठी अनुसूची का प्रावधान हमको मिले। दूसरा संवैधानिक पहलू है कि जो ट्राइबल राइट्स के संरक्षण पर आधारित है, तो ये 6 शेड्यूल बेसिकली और कुछ नहीं है, किसकी बात करता है, ट्राइबल राइट्स की, उनको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे बात की जा रही है। तीसरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की यहाँ पे बात की जा रही है, और चौथा कि भाई लद्दाख में जो नौकरी मिले वहां पे लोकल जो लोग हैं उनको क्या मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये 4 प्रमुख मांगे हैं इस आंदोलन में जो निकल के आई। एक बार लद्दाख का इतिहास भी जान लेते हैं कि भाई लद्दाख भारत में क्यों इंपॉर्टेंट है, कब से इंपॉर्टेंट है, क्या हमेशा से इसी तरीके से रहा, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। लद्दाख पर स्थानीय राजाओं और तिब्बत का प्रभाव काफी रहा है, इसलिए लद्दाख को क्या किस नाम से भी जाना जाता है, लिटिल तिब्बत, छोटे तिब्बत के नाम से भी लद्दाख को जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में डोगरा जब शासन आया उसके तहत ये जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा बन गया। तो क्या ये आज से है जम्मू कश्मीर का हिस्सा, या 2019 से पहले तक ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं। ये जब डोगरा 19वीं शताब्दी में जब डोगरा राज्य आया था, डोगरा शासन जब आया था, तभी से किसके साथ में मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर के साथ में आपको देखने को मिलेगा। स्वतंत्रता के बाद आप देखोगे कि ये जम्मू कश्मीर राज्य का एक दुर्गम और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। क्यों स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी सीमा आपको कहां कहां देखने को मिलेगी। अगर आज के लद्दाख की हम बात करें, आज जो लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश है उसकी आप बात करो तो वहां पे आपको सीमा देखने को मिलेगी अफगानिस्तान के साथ, वहां पे सीमा देखने को मिलेगी पाकिस्तान के साथ, और वहां पे सीमा आपको देखने को मिलेगी चाइना के साथ। तो 3 देशों से सीमा लग रही है। अफगानिस्तान वाला एरिया जो सीमा लगती है, हालांकि वो पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है, उस पर इलीगली उसको कैप्चर किया हुआ है, जिसे हम कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लद्दाख की पॉलिटिकल एस्पिरेशन लंबे समय से एक अलग पहचान मांग रही है। भाई 2019 के बाद से एक ये पॉलिटिकल एस्पिरेशन हो गई कि हमें भी क्या मिलेगा, एक नए राज्य का दर्जा मिलेगा। तो वो एस्पिरेशन इनके पास हमेशा से रही। अब इसका जियो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये सामरिक रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार ये अर्ज किया जा रहा है, बार बार ये दरखास्त की जा रही है लोगों से भी और सरकार से, और लीडर जो अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं उनसे भी, कि भाई ऐसा ना हो कि लद्दाख को हम एक हॉट स्पॉट बना दें और वो हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसा हॉट स्पॉट बन जाए जिससे पाकिस्तान या चीन उस जगह का क्या उठा लें, फायदा उठा लें, उस प्रोटेस्ट का फायदा उठा लें। आपको पता होगा जब नेपाल में ये जेंजी प्रोटेस्ट हुआ उस समय भी हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज ने, और उसके अलावा भी जितने भी आप न्यूज अगर आपने देखे होंगे, न्यूज पेपर्स आपने पढ़े, न्यूज रिपोर्ट्स आपने देखी, तो ये बार बार ये कहा जा रहा था, बार बार ये सचेत किया जा रहा था कि भारत में भी हो सकता है इस तरीके का क्या हो जाए, आंदोलन हो जाए, और उसका परिणाम अब आप देख रहे हो। लद्दाख की स्थिति अगर आप देखोगे ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीन के साथ एलएसी और पाकिस्तान के साथ सीमा को क्या करता है, साझा करता है। भारत की सुरक्षा और भू राजनीतिक तौर पे भी एक ऐसा है, काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सियाचिन ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है, और काराकोरम पास जैसे जो डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भारत की रक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एरिया भी आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, लद्दाख में देखने को मिलते हैं। अब लद्दाख का अगर आप कल्चरल इंपैक्ट देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों की क्या मिलेगी, बुद्धिस्ट लोग आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तिब्बतियन बुद्धिस्ट आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था कि शिया मुस्लिम आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। कौन से वाले इलाके में, कारगिल वाले इलाके में। कश्मीर में कौन से मुस्लिम मिलते हैं, सुन्नी मुस्लिम आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ के लगभग 97% आबादी कैसी ट्राइबल है, और वो किसकी मांग कर रहे हैं, जो संवैधानिक सुरक्षा की क्या है कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। ये क्षेत्र एक फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है कि कैसा है, ये एक फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम का हिस्सा है। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हिमालय जो है, हिमालय में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं, और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब लद्दाख की बात की जाए तो यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आपको देखने को मिलता है बहुत बार। हालांकि अब तो सरकार ने इतनी अच्छी सड़कें बना ली हैं यहाँ पे कि 12 महीनों तक आसानी से क्या हो जाता है, यातायात सुगम हो जाता है। लेकिन फिर भी आप पाओगे कि सर्दियों के समय में जब बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है तो लद्दाख तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में और यहाँ पे शांति होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन के यहाँ की जीवन शैली और परंपरा मास टूरिज्म और एक्सप्लोरेशन का शिकार हो सकती है। अब कैसे हो सकती है
इस बात को समझो कि लद्दाख क्या है, डेजर्ट इलाका है, डेजर्ट है, और यहाँ पे आप पाओगे जो सोलर पावर है उसके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ अगर आप लद्दाख से ऊपर तिब्बत में जाओगे तो तिब्बत में आप पाओगे कि चाइना ने बहुत सारे क्या लगाए हुए हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स के प्लांट लगाए हुए हैं। क्यों? लद्दाख के पास जो तिब्बत है उसी में चाइना ने अपने सेमीकंडक्टर के प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो आप पाओगे कि एक ऐसा इलाका जो भारत का इलाका है, जिसे कहा जाता है शक्सगम वैली, वो पाकिस्तान ने किसको गिफ्ट कर दिया था? चाइना को गिफ्ट कर दिया था। उस शक्सगम वैली में बहुत सारे क्या हैं, ग्लेशियर्स हैं, और सिलिकॉन चिप बनाने के लिए आपको सिलिकॉन चाहिए, और दूसरी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो चाइना को चूंकि यहाँ पे दोनों चीजें मिल जाती हैं, इसलिए चाइना ने कहा प्लांट्स लगाए हुए हैं, चाइना ने प्लांट्स लगाए हुए हैं तिब्बत में। भारत को भी सेमीकंडक्टर्स में क्या बनना है? एक अग्रणी भूमिका निभानी है। तो भारत और भारत की सरकार और भारत के प्राइवेट प्लेयर्स भी चाहते हैं कि भाई हमारी फैक्ट्रीज, हमारे प्लांट्स कहाँ पे लग जाएं? उस लद्दाख में लग जाएं। लेकिन फिर से वही बात कि यहाँ का जो इकोसिस्टम है कैसा है? काफी ज्यादा फ्रेजाइल है। क्यों फ्रेजाइल मैं इसको कह रहा हूं? अगर वहां पे प्लांट्स लग गए, फैक्ट्रीज लग गई, तो यहाँ पे आप पाओगे यहाँ पे पास्चर लैंड है। यहाँ के लोग क्या करते हैं? ये घुमंतु लोग हैं, अपने जीव जंतुओं को आप ट्रांस ह्यूमंस कराते हुए आपको देखने को मिलता है कि भाई ये लोग जो अपने जीव जंतु होते हैं उनको चारागाह पे ले जाते हैं, यहाँ पे वो चारा चढ़ते हैं और उनको वापस ले आते हैं। अगर यहाँ पे प्लांट लग गए, अगर यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग गई, तो क्या होगा? एक तो इकोसिस्टम प्रभावित होगा और लोकल लोगों को नुकसान हो सकता है। इसलिए ये मांग उठ रही है बार बार कि हमें किस शेड्यूल में डाल दिया जाए? शेड्यूल 6 में डाल दिया जाए। अच्छा, अगर शेड्यूल 6 में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? तो भारत के जो डेवलपमेंट एस्पिरेशन है शायद उसमें कुछ नुकसान हो सके। दूसरी चीज, 6 शेड्यूल की जब बात आती है, मैं आगे आपको बताऊंगा भी कि 6 शेड्यूल भारत में अभी तक 4 राज्यों के पास है। एएमटीएम से आप उसको याद रख सकते हो। क्या उन पूरे 4 राज्य में हर एक इलाके पे 6 शेड्यूल है? नहीं, उसमें भी कुछ कुछ इलाका है, जैसे मेघालय में आप देखोगे गारो, खासी, जयंतिया के जो पहाड़ी है वहां पे ऑटोनोमस रीजन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, 6 शेड्यूल में जब आ जाते हो तब क्या होता है? 6 शेड्यूल में आ जाते हो तो आपके पास इस तरीके से समझो एक कमेटी होती है। वो कमेटी डिसाइड करेगी, उस लोकल एरिया की वो कमेटी होती है जिसमें लोकल लोग होते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि भाई हमारे यहाँ के रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। अगर यहाँ पे फैक्ट्री लगनी है तो कैसी फैक्ट्री लगेगी, उसको कौन कौन से रिसोर्सेज जाएंगे, तो वो ऑटोनॉमस जो कमेटी होती है वो ये डिसाइड करती है। ठीक है। अच्छा, ये कौन से इलाके में? केवल भारत में 4 राज्यों में मिलेगा, एएमटीएम में आपको देखने को मिलता है। अगर भारत सरकार लद्दाख को भी 6 शेड्यूल के अंदर दे देती है तो भारत में और भी राज्य, जैसे झारखंड की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, आंध्र प्रदेश की अगर अपन बात करें, इवन राजस्थान, गुजरात की अपन बात करें, तो यहाँ पे भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं। फिर तो यहां से भी मांग आना शुरू हो जाएगी कि भाई क्या कर दिया जाए? 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। तो आप कहोगे सब इस पर डालने की में दिक्कत क्या है? अगर 6 शेड्यूल में एरिया चला जाता है तो उसके बाद वो ऑटोनॉमस जो कमिटी है वो डिसाइड करेगी भाई रिसोर्सेज किसके पास जाएंगे। लेकिन देश को डेवलपमेंट भी चाहिए, देश को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज हैं वो भी चाहिए। तो कई बार आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की जो डिबेट है वो आपको देखने को मिलती है। और चूंकि ये एरिया है, जो लद्दाख वाला एरिया है, या इतनी क्लोज विसिनिटी में है किसके? चाइना के और पाकिस्तान में, तो यहाँ पे हमको चीजों को अलग तरीके से देखना पड़ता है। ठीक है, चलते हैं आगे। और लद्दाख यूटी बनने के बाद की चुनौतियां, अब लद्दाख में यूटी बनने के बाद क्या चुनौती आई? तो सबसे बड़ी चुनौती यह आई कि लद्दाख के पास जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, अब इतनी बड़ी यूनियन टेरिटरी, इसके पास रिप्रेजेंटेशन की क्या हो गई? कमी हो गई। आप देखोगे अगर केंद्र में भी आप देखोगे तो आपको 1 सीट देखने को मिलती है। तो ये भी एक डिमांड है कि भाई कम से कम 2 सीट मिले, किसको? कारगिल को अलग सीट मिले और लेह को अलग सीट मिलनी चाहिए, कहां पे? लोकसभा में। ठीक है। तो केंद्र सरकार में भी बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसके बाद एक यूनियन टेरिटरी बना दी तो जो लोकल जो गवर्नमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। इस कारण क्या हो रहा है? इस कारण डेमोक्रेटिक डेफिसिट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लोकतांत्रिक कमी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है, ये माना जा रहा है लोगों द्वारा, जो खबर आई कि वो ये माना जा रहा है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे वहां के लोग खुश नहीं हैं, जिससे वहां के लोग खुश नहीं हैं। ठीक है। हाल ही के वर्षों में विरोध क्यों बढ़ गया? क्या ये इसी साल हुआ है? नहीं, आप देखोगे सोनम वांगचुक पिछले 2023 में भी उन्होंने अपने अनशन पे बैठे थे, वो भूख हड़ताल पे बैठे थे, 24 में भी बैठे थे और 25 में भी वो बैठे हैं। वो हर बार यही मांग करते हैं कि भाई हमारा जो लद्दाख है इसको किस में क्या मिलना चाहिए? स्टेटहुड मिलना चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो आपको पिछले साल की बात भी पता होगी जब सोनम वांगचुक इस पे बैठे थे, अनशन पे बैठे थे।
लेकिन इस बार वो अनशन, हो सकता है सोनम वांगचुक का वो इरादा ना हो, लेकिन वो अनशन क्या बन गया, उस आग, वो जो चीजें चली आ रही थी पीछे से, उसमें उस आग में घी के रूप में उसने कार्य किया। और ये जो विद्रोह है, ये इसने कौन सा रूप धारण कर लिया, रौद्र रूप धारण कर लिया। विरोध बढ़ने का मुख्य कारण 2019 के बाद जो वादे किए थे केंद्र सरकार ने कि भाई आपको क्या मिल जाएगा, स्टेटहुड मिल जाएगा, स्वायत्ता मिल जाएगी, ऑटोनॉमी मिल जाएगी, वो सब नहीं मिली। और साथ ही साथ अब वहां के जो युवा हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जॉब सिक्योरिटी, अब जॉब सिक्योरिटी क्यों नहीं है कि अगर बाहर के लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए, बाहर की फैक्ट्रीज आना शुरू हो गई, तो क्या होगा, बाहर के लोग आएंगे और हमें यहाँ पे जॉब नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ जो भूमि के अधिकार हैं, जो लैंड राइट्स है, वो भी हमसे छिन जाएंगे, ऐसा वहां का लोगों का मानना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चार मांग हमने देखी ली भाई, पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, और लेह और कारगिल के लिए दो अलग अलग लोकसभा की सीट्स मिलनी चाहिए, ये इनकी प्रमुख मांग है। जो कुछ ये जैसे चौथे नंबर की जो मांग है, काफी लाजमी है कि भाई इतना बड़ा एरिया है और इतना इंपॉर्टेंट एरिया है, तो क्या होना चाहिए, अलग अलग सीट मिलनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार का मानना यह है कि भाई इसीलिए कि इतना इंपॉर्टेंट एरिया चाइना के साथ इतनी क्लोज विसिनिटी में है, तो सीआरपीएफ के कंट्रोल में रहना चाहिए, डायरेक्टली केंद्र सरकार के कंट्रोल में ही रहना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, लोकल पॉलिटिक्स में चीजें क्या हो जाएंगी, उलझ जाएंगी, ये सरकार का मानना है। छठी अनुसूची की मांग सबसे इंपॉर्टेंट ये कि भाई छठी अनुसूची में क्या होता है, और ये इसे क्यों हम लोग कहते हैं कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड है, संवैधानिक क्या है, ये कवच है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। लद्दाख की ट्राइबल कल्चर और नाजुक हिमालयन इकोसिस्टम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन शील्ड के रूप में कार्य कर सकता है। कैसे कि भाई हमने देखा 97% जो आबादी है वो कैसी है, ट्राइबल है, उसके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसको 6 शेड्यूल में डाल दो। साथ ही साथ इकोसिस्टम कैसा है, काफी फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। अच्छा, इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम में एक कहानी आप और समझना, मैंने जैसे आपको बताया था कि चाइना के आसपास आप देखोगे, चाइना ने भारत के बॉर्डर के आसपास बहुत तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, और पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने भी उस गति को पकड़ा है, जिससे भारत भी अब चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर पा रहा है, टक्कर दे पा रहा है। हालांकि हम कुछ पीछे, जैसे वहां पे बुलेट ट्रेन चल रही है, कहाँ पे, बॉर्डर पे, हमारी बुलेट ट्रेन अभी कहाँ पे नहीं चल पाई है, जो मेन लैंड है वहीं पे नहीं चल पाई है। अहमदाबाद से जो बुलेट ट्रेन चलनी थी, अभी उसको के लिए कितना समय लगेगा हमें नहीं पता है, कुछ पीछे। लेकिन हाँ, हमने गति पकड़ी है, किस लिए कि भाई बॉर्डर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम क्या कर पाए, उसको मैच कर पाए किससे, चाइना से। अगर ये इसको 6 शेड्यूल में डाल दिया तो ये सब चीजें कहाँ पे फंस जाएंगी, वो लोकल जो पॉलिटिक्स है वहां पे चीजें फंस जाएंगी, और उतनी आसानी से जो बीआरओ जो काम कर रहा है वो उतनी आसानी से काम नहीं कर पाएगा। लद्दाख की 97% से अधिक आबादी ट्राइबल है, जिसको ये सुरक्षा चाहिए, और क्या मिलना चाहिए उनको, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसी उनको मिलनी चाहिए, ताकि क्या हो सके, उनके ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके माध्यम से वो लैंड, फॉरेस्ट और रिसोर्सेज मैनेजमेंट पर अधिकार इनको मिल जाएगा। अब आप सोचो, अगर लैंड, फॉरेस्ट और रिसोर्स मैनेजमेंट सारा अधिकार केवल इस लोकल बॉडी को दे दिया, तो जो नेशन सिक्योरिटी के लिए, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए चीजें जरूरी हैं, उसमें शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसलिए अभी इस मांग पे केंद्र सरकार इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढने का प्रयास कर रही है कि किस तरीके से ये मांग छठी अनुसूची में ना देखे, और किस तरीके से स्वायत्ता, ऑटोनॉमी दी जा सकती है। अच्छा, क्या ये अभी से चल रहा है, प्रोटेस्ट के बाद से नहीं। केंद्र सरकार और सोनम वांगचुक में आप देखोगे पिछले कई सालों से वार्तालाप चल रही है, और इस बात पे बहुत जोर दिया जा रहा है कि भाई कैसे लद्दाख को क्या दी जाए, स्वायत्ता दी जाए, ऑटोनॉमी दी जाए, कैसे लद्दाख के लोगों को क्या दिया जाए, रोजगार की व्यवस्था की जाए। अब अक्टूबर में एक मीटिंग भी शेड्यूल थी, किसके बीच में, एक सरकार के बीच में और सोनम वांगचुक के बीच में। इसीलिए ये जो टाइमिंग है किसका, इस प्रोटेस्ट का, इस पे काफी सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई अगर आपकी मीटिंग पहले से शेड्यूल थी तो इस प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत थी। ज़ेंजी क्रांति, बार बार वही शब्द जिससे ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हाईलाइट हो जाए, कौन से शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जेंजी शब्द का प्रयोग यहाँ पे बार बार किया जा रहा है कि भाई जेंजी लोग क्या चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, जेंजी लोग क्या चाहते हैं कि हमें स्टेटहुड मिले, जेंजी लोग क्या चाहते हैं कि हमें 6 शेड्यूल का पार्ट बनाया जाए। ठीक है, तो ये एक अटेंशन ग्रैबिंग के लिए इस शब्द का प्रयोग यहाँ पे बार बार किया जा रहा है। अब सोनम वांगचुक का अनशन, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई 10 तारीख से अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और हुआ है कि मंगलवार के आसपास इनके साथ के जो 2 लोग थे उनकी तबीयत अचानक से खराब होना शुरू हो गई, और उसके उसी दिन ये डिसाइड हुआ कि नेक्स्ट डे क्या किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा, और उसमें सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। सोशल मीडिया के तहत सब लोगों से आह्वान किया गया कि भाई आप प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और सोनम वांगचुक का ये कहना था कि भाई
भाई मैंने जब ये देखा कि ये कैसा होता जा रहा है, हिंसात्मक होता जा रहा है, तो मैंने प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों को मना कर दिया था। साथ ही साथ इन्होंने उसके बाद अपना जो भूख हड़ताल थी वो भी इन्होंने अपनी समाप्त कर दी थी। किसने? सोनम वांगचुक ने। ठीक है। यूटी से राज्य बनने की प्रक्रिया हमारे लिए जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्री में भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई कैसे एक केंद्र शासित प्रदेश क्या बन सकता है, राज्य बन सकता है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के तहत, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट, संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्राप्त है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन डिसाइड करेगा कि ये राज्य बनेगा नहीं बनेगा, संसद डिसाइड करेगी। संसद साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी 50% प्लस 1 से एक कानून पारित करके एक यूटी को पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकती है। तो पावर किसके पास है? बात पार्लियामेंट के पास ये पावर है। आसानी से पार्लियामेंट ये काम कर सकती है। इस प्रक्रिया में प्रेसिडेंट को संबंधित यूनियन टेरिटरी के विधानमंडल की राय जाननी होती है, लेकिन ये राय बाध्यकारी नहीं होती कि भाई अगर यूनियन टेरिटरी के विधानमंडल चाहते हैं कि भाई नहीं हम लोगों को यूटी ही रहना है, हम लोगों को राज्य नहीं बनना है, लेकिन प्रेसिडेंट को ये बात सुनेंगे, लेकिन वो कैसी नहीं है? बाध्यकारी नहीं है। उदाहरण के लिए गोवा और अरुणाचल प्रदेश पहले क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश, और बाद में उनको क्या बना देगा? जैसे आप सब जानते हो अभी वो क्या है? राज्य हैं। तो इस तरीके से एक केंद्र शासित प्रदेश क्या बन सकता है? राज्य बन सकता है। अब छठी अनुसूची के क्या क्या प्रावधान है और ये किस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन शील्ड के रूप में कार्य करती है, ठीक है, तो इसको समझते हैं। छठी अनुसूची आर्टिकल 244 पार्ट 2 के तहत आप देखोगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको इस तरीके से याद रखना है हमें, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज पर लागू होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई पूरे 4 राज्यों का पूरा एरिया इस 6 शेड्यूल के अंदर आता है, तो नहीं, केवल कौन सा एरिया आएगा? जहां पे ट्राइबल लोग हैं। तो जैसे मैं बता रहा था आपको, मेघालय में 3 जगह आपको देखने को मिलेंगे, गारो, खासी और जैंतिया में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे स्वायत्त परिषद होती है। कौन सी स्वायत्त परिषद होती है? ADC होती है, जिनके पास लॉ मेकिंग पावर होती है। लैंड का, फॉरेस्ट का, रिसोर्स का मैनेजमेंट कौन करती है? ये एडीसी करती है। एडीसी के पास कुछ सुमित जो जुडिशियल पावर्स भी होती हैं, कैसी न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। ये सेल्फ गवर्नमेंट का सबसे शक्तिशाली रूप भी आपको देखने को मिलता है। तो ठीक है, 6 शेड्यूल आपको समझ में आ गया, एडीसी आपको समझ में आ गया। लैंड, फॉरेस्ट और रिसोर्स मैनेजमेंट का काम कौन करता है? वहां पे एडीसी करता है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल लोगों ने यहाँ पे पूछा कि भाई क्यों केवल 6 शेड्यूल की यहाँ पे बात की जा रही है? भाई ट्राइबल एरिया के प्रोटेक्शन के लिए तो भारत के संविधान में 2 शेड्यूल है ना, पांचवा भी शेड्यूल है और छठा शेड्यूल है, तो क्यों ना 5वें शेड्यूल में दे दी जाए? तो आप पाओगे कि 5वें शेड्यूल में स्वायत्तता कम है 6 शेड्यूल के कंपेरिजन में। तो एक बार कंपेरिजन भी समझ लेते हैं कि भाई 5th शेड्यूल अधिकांश शेड्यूल एरियाज पर ये लागू होता है, तो यहाँ पे भी शेड्यूल एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। इसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है। कैसी काउंसिल है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है। यहाँ पे ऑटोनॉमस बॉडी आपको देखने को नहीं मिलेगी और गवर्नर की भूमिका यहाँ पे प्रमुख हो जाती है। ठीक है, वहां पे तो ऑटोनॉमस काउंसिल है, यहाँ पे केवल क्या है? एडवाइजरी काउंसिल आपको देखने को मिलेगी। 6 शेड्यूल केवल 4 पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू है और ये ग्रेटर ऑटोनॉमी मतलब ज्यादा स्वायत्तता प्रदान करती है उस क्षेत्र को, और इलेक्टेड एडीसी प्रदान करती है। अब एडीसी आपको मिल जाती है और यहाँ पे आपको क्या मिल रही है? केवल एडवाइजरी काउंसिल आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आपको ज्यादा स्वायत्तता चाहिए तो आप किसकी मांग करोगे? छठे अनुसूची की मांग करोगे, 6 शेड्यूल की आप यहाँ पे बात करोगे। लेकिन फिर से वही बात, अगर एक जगह लद्दाख में अगर 6 शेड्यूल दे दिया गया, लद्दाख के कुछ एरिया में 6 शेड्यूल आ गया, तो उसके बाद कल झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, अभी आपको पता होना चाहिए मणिपुर में जो चल रहा था, मणिपुर के लोगों की बड़ी मांग है कि मणिपुर के कुछ एरिया को किस में डाल दिया जाए? 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। उसके बाद राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्य किसकी मांग करना शुरू कर देंगे? 6 शेड्यूल की मांग करना शुरू कर देंगे और उससे डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट की जो डिबेट है वो और ज्यादा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी हमारे देश में। केंद्र सरकार की प्रक्रिया, तो केंद्र सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन पहले ही कर दिया है और लगातार केंद्र सरकार किससे बात कर रही है? सोनम वांगचुक से बात कर रही है। इसके अलावा लद्दाख के जो भी लीडर्स हैं, जो यूथ लीडर्स हैं, वहां पे लगातार क्या चल रही है? चर्चा चल रही है कि ये बात बिल्कुल सही है कि आपको क्या मिलना चाहिए कि ज्यादा आपको पावर मिलनी चाहिए, लोकसभा में ज्यादा सीटें होनी चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट और ऐसा प्रोटेस्ट जिसमें क्या हो? हिंसा हो, ये बर्दाश्त के बाहर है। केंद्र सरकार ने अपनी बातों से साफ साफ बता दिया है। केंद्र सरकार बात करने के लिए हमेशा खुली हुई है, लेकिन केंद्र सरकार क्या चीज नहीं चाहती? केंद्र सरकार नहीं चाहती कि इस तरीके से हिंसात्मक चीजें हो जिससे जान और माल दोनों की हानि हो। केंद्र सरकार ने मांगों की चर्चा के लिए हाई पावर कमेटी का गठन पहले कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक्स आयोजित पहले हो चुकी है और लगातार चल रही है। वो सरकार ने लद्दाख को स्पेशल स्टेटस देने और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स
पर चर्चा करने की का प्रस्ताव भी रख दिया है। तो जाकि जो बात कही जा रही थी कि यहाँ पे भाई ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बहुत लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों के पास, जो लद्दाख के लोकल लोग हैं, उनके पास क्या नहीं है, कोई भी पावर नहीं है। तो सरकार ने दोनों चीज कही है कि भाई हम लोग क्या करने को तैयार है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने को भी तैयार है और इसको स्पेशल स्टेटस देने के लिए भी केंद्र सरकार क्या है, तैयार है। इसका प्रस्ताव भी केंद्र सरकार ने भेज दिया। अच्छा, इसी बीच में कल ये खबर आती है कि भाई सोनम वांगचुक कहाँ गए थे, पाकिस्तान गए थे और ये लिंक किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान और चाइना का भी कोई एंगल है और इसलिए सीबीआई क्या कर रही है, जांच कर रही है कि भाई कोई विदेशी फंडिंग तो इनके एनजीओ को नहीं हुई, इसलिए एनजीओ का लाइसेंस भी क्या कर दिया है, रद्द कर दिया गया है। तो ये पाकिस्तानी द्वारा भी विवाद में रहा। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है जो एक सवाल उठाती है। सोनम वांगचुक जब पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान जाने के बाद, चूंकि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन लगातार क्या हो रहे हैं, खराब स्थिति में है। पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें की उसके बाद जब ये दौरा हुआ किसका, सोनम वांगचुक का पाकिस्तान में जब दौरा हुआ, तब उनसे पूछा गया कि साहब आप पाकिस्तान क्यों गए, तो उन्होंने ये कहा कि भाई क्लाइमेट जो है, जो पर्यावरण है, वो सीमा नहीं होती, वो हर जगह हर क्षेत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। और इस सिलसिले में मैं कहाँ गया था, पाकिस्तान गया था। बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये जो पर्यावरण को नुकसान है तो उस समय भी हो रहा था जब चाइना क्या कर रहा था, तिब्बत में अपनी फैक्ट्रीज लगा रहा था, तिब्बत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगा रहा था। तो क्या उस समय भी इतना विरोध होना चाहिए था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बात बताइएगा, ठीक है ना। तो इस पे क्या कर रही है सीबीआई, जो फॉरेन इन्फ्लुएंस, विदेशी प्रभाव का जो आरोप लगाया गया है, इसे सुरक्षा एजेंसियां अपनी तरह से इसकी समीक्षा कर रही हैं। ठीक है, उसके अलावा जो मैं बता रहा था आपको, विदेशी फंडिंग की भी जांच की जा रही है, सीबीआई इसकी जांच कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे, अब आगे क्या होना चाहिए, तो जिस तरीके से कहा जाता है हमेशा कि कश्मीर को विकास और विश्वास दोनों की जरूरत है, बिल्कुल अब लद्दाख में भी ये बात हो रही है कि विकास भी होना चाहिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी आने चाहिए, ताकि लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। साथ ही साथ लोगों में ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए केंद्र सरकार के प्रति। ऐसा नहीं कि भाई केंद्र सरकार आपके साथ धोखा कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब लोग, हम लोग क्या है, भारतीय हैं और सबको भारतीय की तरह से ट्रीट करना चाहिए। अगर केंद्र सरकार से भी कुछ हुआ है तो वहां के लोकल लीडर से वो बातचीत करें और क्या करे, एक सॉल्यूशन निकाले जिसमें दोनों तरफ क्या हो, विन विन सिचुएशन हो और इस तरीके के आंदोलन आगे ना हो। बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से भी देख रहे हैं कि भाई क्या ये जो जेंजी प्रोटेस्ट जो नेपाल में हुआ है, ये उस जेंजी प्रोटेस्ट भारत में बड़े स्तर पे करवाने के लिए एक छोटा सा क्या किया गया, एक छोटा सा गेम खेला गया कि कहीं ये ऐसी स्थिति तो नहीं है। तो हमें इस बात को लेकर ज्यादा सतर्क होना चाहिए कि हमारे देश में जो भी चीजें हैं हम उसको आपस में सुधार सकते हैं, लेकिन कोई तीसरा, कोई बाहरी व्यक्ति क्या नहीं कर रहे, कोई दूसरा और तीसरा व्यक्ति हमारे देश में आके फायदा ना उठा ले हमारी इन कमजोरियों का, हमारी इन समस्याओं का। ठीक है, तो ये बात हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे देखो, इस गतिरोध को तोड़ने के लिए गुड फेथ डायलॉग, सद्भावनापूर्ण संवाद की आवश्यकता है। केंद्र को 6 शेड्यूल की बात केंद्र सरकार ने जैसे कह दिया कि भाई हम स्पेशल स्टेटस और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है वो करने के लिए तैयार हैं। ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में रिफॉर्म जब हो जाएगा तो उसमें ट्रांसपेरेंसी और आ जाएगी। तो ये था लद्दाख के प्रोटेस्ट के बारे में जो मुझे आपको बताना था। और भी इससे इंपॉर्टेंट जो भी खबर आती है, जो भी अपडेट आते हैं, वो मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। तो मिलते एक नए सेशन में। आप जरूर मुझे बताइएगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुए हैं आप इसको किस तरीके से देखते हैं, भारत की जो नेशनल की जो सिक्योरिटी है उससे कितना इम्पैक्ट हो सकती है, जो नेशन सिक्योरिटी है वो इन प्रोटेस्ट है, और क्या जो ये प्रोटेस्ट हैं ये गलत हैं, क्या लोगों को स्वायत्तता की मांग नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें बड़े बड़े प्रश्न हैं, इन सब के पीछे, इन सब के जवाब मैं चाहता हूं आप कहां पे दें, हमारे कमेंट सेक्शन में दें। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए सेशन में, एक इंपॉर्टेंट सेशन में और एक नई खबर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।